नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस ओटीटी। आज मैं आपको दिन भर की 5 बड़ी खबरें बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं वैलेंटाइन डे की। वैलेंटाइन डे मनाने वालों को पिंकी चौधरी ने सख्त चेतावनी दी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है उत्तराखंड के कोटद्वार की, जहां मोहम्मद दीपक को वकीलों का समर्थन मिला है। तीसरी बड़ी खबर है बांग्लादेश की, जहां तारिक रहमान की बांग्लादेश राजनीति में धमाकेदार वापसी हुई है। चौथी खबर है पाकिस्तान की, जहां इमरान खान की आंखों की रोशनी 85% तक खत्म हो गई है। वहीं पांचवी खबर बॉलीवुड से जुड़ी है, जहां बिश्नोई गैंग के हैरी बॉक्सर ने रणवीर सिंह को धमकी दी है। तो चलिए अब खबरों को विस्तार से समझते हैं। शुरू करते हैं पहली खबर से। 14 फरवरी है वैलेंटाइन डे, दिलों का त्योहार, लव का जश्न। 7 से 14 फरवरी तक वैलेंटाइन डे वीक मनाया जाता है। इस वैलेंटाइन डे वीक को प्रेमी जोड़ों का खास समय माना जाता है, लेकिन हमारे देश के कुछ संरक्षक इसे पश्चिमी साजिश मानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदूवादी संगठन की, जो फिर मैदान में उतर आया है। लाठियों पर तेल लगाकर, नारे लगाकर और धमकियां देकर। सागर से लेकर इंदौर तक, भोपाल से नागपुर तक, हर जगह एक ही राग, जहां मिलेंगे बाबू सोना तोड़ देंगे कोना कोना। ये लाइनें आपने हर 14 फरवरी से पहले सुनने को मिल ही जाती हैं, लेकिन इस बार पोस्टर अलग है। इसमें अब लव जिहाद को जोड़ दिया गया है। अब पोस्टर लग रहे हैं लव जिहादी वैलेंटाइन डे मुर्दाबाद। वहीं हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी ने हिंदू समाज को सचेत करते हुए कहा कि आज के दौर में प्रेम की आड़ में लव जिहाद का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, जहां लोग अपनी पहचान छिपाकर और झूठे प्यार का स्वैग रचकर हमारी भोली वाली बहनों को जाल में फंसा रहे हैं। पिंकी चौधरी की बातें सुनकर आप समझ गए होंगे कि यहाँ प्यार मनाने वालों को अब संस्कृति का दुश्मन कहा जा रहा है। क्या यह हिंदुत्व है या सिर्फ मॉरल पुलिसिंग का नया ब्रांड? युवा जोड़े अब पार्क में बैठने से डर रहे हैं, कॉलेज में इवेंट रद्द हो रहे हैं और ये लोग कह रहे हैं कि हम संस्कृति बचा रहे हैं। आप बताइए, क्या प्यार अब अपराध हो गया है या फिर ये लोग सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं? सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों से एक बात कहनी चाहता हूं, जितने भी सनातनी योद्धा हैं, क्योंकि 14 फरवरी आ रही है। लव जिहाद को फैलाने का सबसे ज्यादा षड्यंत्र इस 14 फरवरी से चलता है। और मैं सभी योद्धाओं से एक बात कहनी चाहता हूं, जितने भी ओयो होटल हैं, इनमें आप लोग रेड मारें, इनका रजिस्टर चेक करें। इसमें कोई भी हिंदू बेटी ना हो और मुल्ला लड़का ना हो। इस पर विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। और आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जितने भी पार्क हैं, ये जिहादी हमारी बहन बेटियों को लव जिहाद का शिकार बना रहे हैं। उसके षड्यंत्र में ये पार्कों में बैठ करके हमारी बहन बेटियों पर गलत नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री जी का भी आदेश है कि लव जिहाद बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सभी योद्धा सभी पार्कों को देखें और सभी ओयो होटलों को देखें, कहीं भी हमारी बहन बेटियों को कोई परेशान न करे। अगर कोई लड़की वहां मिल जाए या कोई ये जिहादी मिल जाए तो उसकी तुरंत पिटाई करने का काम करें। और कोई भी ये 14 फरवरी पर ये ईसाइयों का जो वैलेंटाइन डे है, इसमें सभी बहन बेटियों को जागरूक करने का काम करें, क्योंकि ये वैलेंटाइन डे हमारी कोई सभ्यता, हमारी कोई संस्कार में ये वैलेंटाइन डे नहीं है। अब बात करते हैं आज की सबसे दिल छू लेने वाली और उम्मीद जगाने वाली खबर उत्तराखंड के कोटद्वार की, जहां आप सभी ने सुना होगा मोहम्मद दीपक की बहादुरी वाली कहानी। एक हिंदू युवक दीपक कुमार, जिन्होंने 26 जनवरी को एक 70 साल के बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार की इज्जत बचाई और अपना नाम बताते हुए कहा, मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। ये छोटा सा लेकिन बहुत बड़ा कदम था, इंसानियत और सद्भाव का जीता जागता सबूत। लेकिन इस देश में अच्छाई की कीमत भी चुकानी पड़ती है। दीपक के जिम में पहले 150 मेंबर्स आते थे, लेकिन अब सिर्फ 12-15 लोग ही जिम में आते हैं, जिसके चलते उनकी आर्थिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। किराया, लोन, इन सब का बोझ बढ़ गया है, क्योंकि जिम में लोगों की कमी हो गई है। पर कहते हैं ना कि अच्छाई कभी अकेला नहीं रहती। अब सुप्रीम कोर्ट के 15 दिग्गज वरिष्ठ वकीलों ने कमाल कर दिया है। उन्होंने आगे बढ़कर दीपक के जिम की एक साल की सदस्यता ले ली है। हर किसी ने 10,000 रुपए दिए हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि दीपक ने पैसे सीधे नहीं लिए, बल्कि सदस्य कार्ड उन स्थानीय युवाओं को दिए जाएंगे जो फीस नहीं दे सकते। ये है हमारा असली भारत, जहां इंसानियत के लिए कोई भी खड़ा होता है तो पूरा समाज, कानून की दुनिया तक उसके साथ खड़ी हो जाती है। वकीलों का कहना है कि कानूनी समुदाय दीपक के साथ एकजुटता दिखा रहा है। चलिए बात करते हैं तीसरी खबर की। बांग्लादेश के आम चुनाव में तारिक रहमान की बीएनपी को बम्पर जीत मिली है।
बीएनपी अब बांग्लादेश में सरकार बनाने जा रही है और तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन शफीकुर रहमान की अगुवाई वाली जमात इस्लामी गठबंधन बहुत पीछे रह गया है। जमात इस्लामी बांग्लादेश में चुनाव हार गई है। पाकिस्तान की करीबी माने जाने वाली जमात इस्लामी की करारी हार के पीछे कहीं ना कहीं उसकी कट्टर सोच ही जिम्मेदार है। जमात इस्लामी बांग्लादेश का वही राजनीतिक दल है जिसने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था। बांग्लादेश के आम चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने उस समय जीत दर्ज की है जब शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग को चुनाव में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। चुनाव से कुछ महीने पहले ही खालिदा जिया का निधन हो गया था। इसके बाद ही बेटे तारिक ने पार्टी की कमान संभाली थी। अब सवाल आता है कि जमात इस्लामी पार्टी क्यों हारी। तो आपको बता दें, ये वही पार्टी है जिस पर शेख हसीना ने कई बार कट्टरता फैलाने के आरोप में प्रतिबंध लगा चुकी है। बांग्लादेशी जनता हमेशा से भारत को अपने करीब से देखना चाहती है, ना कि पाकिस्तान को। इसलिए पाकिस्तान परस्त जमात को जनता ने सत्ता तक नहीं पहुंचने दिया। बांग्लादेश की जनता ये भी जानती है कि जमात पाकिस्तान के एजेंडे को हमेशा आगे बढ़ाती है। ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश के चुनाव नतीजों ने पाकिस्तान के छिपे एजेंडे को करारी शिकस्त दी है। बांग्लादेशी युवा और महिला दोनों ही जमात के नियम, कायदे और कानून से डरे हुए नजर आ रहे थे। उनके मन में ये डर था कि अगर जमात बांग्लादेश में सरकार बनाने में सफल हुई तो यहाँ इस्लामिक कानून लागू हो जाएंगे। कुछ महिलाओं ने यह भी बताया कि उन्हें भय है कि अगर जमात आती तो उनकी आजादी पर कई तरह के प्रतिबंध लग जाते। युवा इस बात से चिंतित था कि जमात उनके विकास को प्रभावित कर सकती है और देश में कट्टरता को और ज्यादा बढ़ा सकती है। इसलिए बड़ी संख्या में युवा और महिलाओं ने जमात के खिलाफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को वोट किया। वहीं अब आते हैं चौथी खबर पर, जो पाकिस्तान की सियासत की सच्चाई को बेनकाब कर रही है। मैं बात कर रही हूँ पाकिस्तान के पूर्व पीएम, क्रिकेट के सितारे से सियासत के शेर बने इमरान खान की, जो अब जेल की काल कोठरी में तिल तिल कर मर रहे हैं। पहले भी खबर आई थी कि उनके परिवार को उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। फिलहाल अब जो खबर आई है वो पाकिस्तान की सियासत की सच्चाई को बेनकाब कर रही है। अब सामने आया है कि उनकी एक आंख की 85% रोशनी खत्म हो चुकी है। हाँ, आपने सही सुना, 85%। सिर्फ 15% बची है, वो भी धुंधली। ये खुलासा पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई जांच में हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त वकील सलमान सफदर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इमरान खान जेल प्रशासन से कई महीनों आंखों में धुंधलापन होने की शिकायत कर रहे थे। अक्टूबर 2025 तक उनकी नजर सामान्य थी, लेकिन बाद में दाईं आंख की रोशनी अचानक चली गई। जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि उनकी आंख में खून का थक्का जम गया था, जिससे गंभीर नुकसान हुआ। इलाज और इंजेक्शन देने के बाद भी उनकी दाईं आंख में अब सिर्फ लगभग 15% रोशनी बची है। वहीं अब सवाल उठता है कि अचानक से ऐसा क्या होगा? ये एक लापरवाही है या सोची समझी साजिश? वहीं इमरान का कहना है कि उन्हें निजी डॉक्टर से इलाज कराने की इजाजत नहीं दी गई। उनका कहना है कि मुझे जानबूझकर अंधा बनाया जा रहा है। उधर इमरान खान के बेटे कासिम खान ने सीधे सीधे आर्मी चीफ असीम मुनीर को जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दें, इमरान खान 1922 दिन से अडियाला जेल में बंद हैं और वो भी अकेले। परिवार को मिलने नहीं दिया जा रहा। उनके वकील ने मुलाकात के बाद बताया कि वो काफी परेशान और मानसिक रूप से दबाव में नजर आ रहे हैं। वहीं इमरान खान के समर्थकों का कहना है कि शहबाज शरीफ की सरकार इमरान को चुप कराना चाहती है, लेकिन सच बाहर आ ही गया। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की जेलें अब राजनीतिक विरोधियों का अंधा करने की अड्डा बन गई हैं? क्या ये इंसानियत की हद पार करने वाला जुल्म नहीं है? क्या इमरान की बाकी आंख भी खतरे में है? ये सिर्फ इमरान की आंखों की रोशनी का सवाल नहीं है, ये पाकिस्तान के लोकतंत्र की रोशनी का सवाल है। अब आते हैं आज की 5वीं खबर पर, जो बॉलीवुड से जुड़ी हुई है। दरअसल बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को अब गंभीर सुरक्षा खतरे का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े एक ऑपरेटर हैरी वॉक्सर ने विदेश से वॉइस नोट भेजकर रणवीर सिंह को धमकी दी है। इस वॉइस नोट में एक्टर से 1 करोड़ रुपए की वसूली की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक ये धमकी 10 फरवरी 2026 को रणवीर सिंह के मैनेजर के व्हाट्सएप पर आई थी। वॉइस नोट में साफ तौर पर कहा गया है कि पैसे नहीं दिए तो एक्टर के पूरे स्टाफ को खत्म कर दिया जाएगा और गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। धमकी देने वाले ने VPN का इस्तेमाल करके अपनी लोकेशन छिपाई, जो विदेश में ट्रेस हुई है। आपको बता दें, हैरी वॉक्सर को बिश्नोई गैंग का खास गुर्गा माना जाता है। ये मामला रोहित शेट्टी के घर के बाहर हुई फायरिंग के ठीक बाद आया है,
जिससे बॉलीवुड में दहशत का माहौल है। ऐसी धमकियां बॉलीवुड में हाल के महीनों में लगातार देखने को मिली हैं। सलमान खान से लेकर अन्य सेलेब्स तक विश्नोई गैंग के नाम पर धमकियां मिलती रही हैं। फिलहाल अभी तक रणवीर सिंह या उनके परिवार की तरफ से कोई सार्वजनिक बयान सामने नहीं आया है। वहीं मुंबई क्राइम ब्रांच इस नेटवर्क को पूरी तरह से तोड़ने के लिए छापेमारी और जांच तेज कर रही है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।